मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। गलवान में पिटाई खाने के बाद कुछ महीने तक शांत बैठे रहने वाली चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर से फुफकारा है। अब की बार उसने जहर उगला है कश्मीर को लेकर। वही कश्मीर जहां मोदी सरकार ने धारा 370 रद्द की तो ना पाकिस्तान और उसके चच्चा चीन को मिर्ची लग गई थी। उन्हें पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर पर नजरें डालने का कितना बुरा अंजाम हो सकता है। चीन ने जब कश्मीर को लेकर भारत पर जहर उगला तो भारत ने भी बहुत कड़े शब्दों में उसे इशारों इशारों में चेतावनी दे डाली। मौका था पाकिस्तान में हुई OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक का, जहां पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अपनी परंपरा निभाई। कश्मीर को लेकर पोडियम पर इमरान खान दुनिया भर के मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों के आगे बिलख आए तो उस पर उसके चचा चीन ने उसे अपना कंधा देकर दिलासे का लॉलीपॉप चुसाकर चुप कराया। साथ ही उसे इशारों इशारों में ये भरोसा भी दिलाया कि कश्मीर को विवादों का विषय बनाए रखने में वो पाकिस्तान के पूरे साथ में है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान और चीन की इस नाफरमानी पर भारत ने भी बेहद कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन और उसके साथ साथ बाकी दूसरे देशों को भी जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। ऐसे में उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत उनके आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से कभी विचार व्यक्त नहीं करता। भारत की ओर से इस बयान को चीन के लिए बेहद कड़े संदेश के नजरिए से देखा जा रहा है। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर को लेकर चीन के ऐसे रुख पर भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी की संभावित तौर से भारत की यात्रा होने वाली है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत भी चल रही है। हालांकि इसे लेकर अभी भी संशय बरकरार है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों हिंसा से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं। बीरभूम में TMC नेता की हत्या के बाद अब नादिया और हुगली से हिंसा की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नादिया में TMC नेता के पति सहदेव मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो नादिया जिले में TMC के स्थानीय कार्यकर्ता थे। सहदेव की पत्नी अनीमा मंडल बगुला की पंचायत सदस्य हैं। तो वहीं हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल कांग्रेस की महिला पार्षद को कार से रौंदने की कोशिश की गई। महिला पार्षद रूपा सरकार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल में पिछले महीने नगर निकाय के चुनाव थे, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले सोमवार को बीरभूम के रामपुर हाट में TMC नेता की हत्या कर दी गई थी। TMC पंचायत नेता भादू शेख पर बम फेंका गया था। रामपुर हाट में TMC नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई। यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। रामपुर हाट में हिंसा को लेकर बीजेपी और TMC के बीच घमासान जारी है। बीजेपी ने हिंसा के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीरभूम में हुई हिंसा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी घटनाएं और भी राज्यों में होती हैं। PM मोदी ने भी बीरभूम हिंसा पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। PM ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी नेतृत्व ने प्रदेश की नई सरकार की रूपरेखा तैयार कर ली है। मंत्रियों की सूची पर केंद्रीय नेतृत्व की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देर रात चर्चा हुई। दरअसल योगी आदित्यनाथ बुधवार को अचानक दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से
मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के फाइनल स्वरूप पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बैठक के बाद 70 विधायकों की एक लिस्ट तैयार की गई है और उसी में से ही मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें जीते हुए विधायकों में से 70 नाम तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं नामों में से नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हालांकि नामों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 45 से 48 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। योगी के नए मंत्रिमंडल में लगभग 23 कैबिनेट और 25 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी की नई टीम में आधे से ज्यादा नए चेहरों को जगह मिलेगी। पुरानी टीम के 3 कद्दावर चेहरों को टीम में मौका नहीं मिलेगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम के पद बढ़ने के आसार कम ही है। पुराने डिप्टी सीएम में से एक का दायित्व बरकरार रखने और एक नया चेहरा लाए जाने की चर्चा है। ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय करना है। इस मामले में चर्चा के दौरान कई नाम सामने हैं, जिनमें विधानसभा चुनाव हार चुके और निर्वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और एके शर्मा शामिल हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए रख सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार में बेहतर प्रदर्शन न करने के साथ विवादों में बने रहने का नुकसान 3 कैबिनेट मंत्रियों को उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें, पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक जातिगत क्षेत्रीय संतुलन साधने में भी विभिन्न वर्गों और क्षेत्र के जमीनी और पढ़े लिखे नेताओं को तरजीह मिलेगी। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के लिए भाजपा के कद्दावर नेता सूर्य प्रताप शाही, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का नाम चर्चा में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बेबी रानी राज्यपाल रह चुकी हैं, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाने की जगह विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद देना ही उचित होगा। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये शपथ ग्रहण 25 मार्च को होगा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 403 सदस्यीय विधानसभा में 274 सीटों पर जीत दर्ज की है और ये पिछले 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब निर्वर्तमान सरकार ने राज्य की सत्ता में वापसी की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने रिश्वत की पेशकश के आरोप लगाए थे। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई से सिफारिश की है। आज तक के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए संघ और बड़े बिजनेसमैन फैमिली की फाइलों को क्लियर करने के एवज में 300 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगाया था। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था उन्होंने पैसे लेने से इनकार करते हुए डील्स को रद्द करने का काम किया था। दरअसल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए थे। उस दौरान उनके पास 2 फाइल आई, एक फाइल अंबानी तो दूसरे आरएसएस के एक बड़े चेहरे और महबूबा सरकार के मंत्री से जुड़ी थी। उन्होंने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी बताया था। जब उन्होंने संबंधित विभाग से मामले को लेकर जानकारी ली तो पता चला कि दोनों फाइल में गड़बड़ी है, लेकिन इन दोनों फाइलों से 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने दोनों डील को रद्द करने का फैसला लिया था। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि जब उन्होंने पीएम मोदी को इस मामले की जानकारी दी तो उन्होंने भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने की सलाह दी थी। बताते चले कि सत्यपाल मलिक वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा था। सत्यपाल मलिक अपने बेबाक बयान के लिए भी काफी मशहूर हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी अब काबू में आ रही है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को जहां 1778 नए कोरोना केस दर्ज किए गए तो आज 1938 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,14,687 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 67 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 5,16,672 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.75% है। वहीं देश में डेली पॉजिटिविटी रेट
0.29% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.35% हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 2531 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट वर्तमान में 98.75% है, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,75,588 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वीरवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस 25,000 से नीचे पहुंच चुके हैं। अब एक्टिव केस 22,427 हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 31,81,809 खुराकें लोगों को लगाई गई। अब तक वैक्सीन की कुल 182,23,30,356 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,61,954 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 78,50,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक देश में लगभग 78,43,00,000 कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,61,954 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 78,50,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 702 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 61 मरीजों की मौत हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 149 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 2 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 93 मामले सामने आए और 1 मरीज की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 44 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 191 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 132 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।